नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का रोमांच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक पहले टेस्ट मुकाबले में आज क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने टॉम लेथम की न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम खड़ी थी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले दिन का खेल बारिश में रद्द होने के बाद दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही इंडिया न्यूजीलैंड के बीच इस रोमांचक पहले टेस्ट मैच की धमाकेदार शुरुआत हुई, जहां टॉस के बॉस एक बार फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जहां टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इस मैच में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। सरफराज खान को शुभमन गिल की जगह जलवा दिखाने का मौका बेंगलुरु के मैदान पर मिला था, तो वहीं कुलदीप यादव को भी प्लेइंग 11 में जगह मिली और नेशनल एंथम के बाद रोहित और यशस्वी टीम इंडिया को एक ढाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए चिन्नास्वामी में कदम रख चुके थे। हालांकि ओवरकास्ट परिस्थितियां होने के चलते सबको पता था कि गेंदबाजों को इस पिच से अच्छी खासी मदद मिलने वाली है और पहली गेंद से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दिखाना शुरू कर दिया कि क्यों वह दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक माने जाते हैं। दूसरा ओवर लेकर आए मैट हेनरी की पहली ही गेंद पर चालाकी से सिंगल लेकर रोहित ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला था, तो तीसरी गेंद पर जायसवाल ने भी सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया। लेकिन गेंदबाज आज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। पहले 6 ओवर में मुश्किल से भारतीय क्रिकेट टीम 9 रन बना पाई थी। भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। रनों की रफ्तार में इजाफा करना जरूरी था क्योंकि टीम इंडिया पर दबाव काफी बढ़ रहा था। ऐसे में 7वां ओवर लेकर आए सऊदी पर रोहित ने हमला करना चाहा, लेकिन यहीं पर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने आगे बढ़कर बड़ा चौका लगाना चाहा, लेकिन यहां पर सऊदी ने रोहित को पूरी तरीके से चकमा देकर उन्हें क्लीन बोल्ड किया और करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को बहुत बड़ा पहला झटका लगा था, जहां कप्तान रोहित 16 गेंद पर केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए थे। नंबर 3 के पायदान पर अब जलवा दिखाने के लिए लोकल बॉय किंग कोहली मैदान में कदम रख चुके थे, जिनके कंधों पर भारत की डूबती नैया पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में तो उस समय मातम छा जाता है जब नवा ओवर लेकर आए विलियम ओरॉर्क ने ओवर की अंतिम गेंद पर भारत की आन बान और शान विराट कोहली को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जी हां, गेंदबाज की शॉर्ट लेंथ गेंद पर कोहली पूरी तरीके से चकमा खा गए। वह गेंद विराट कोहली के दस्तानों में लगी और लेग गली में खड़े ग्लेन फिलिप्स ने आगे की तरफ गिरते हुए एक कमाल का कैच लपक कर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी, जहां विराट कोहली को 9 बॉल खेलने के बाद खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। भारतीय खेमे में निराशा और हताशा थी। ऐसे में अब 2 विकेट गिरने के बाद मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतर चुके थे सरफराज खान। लेकिन दोस्तों, विराट के झटके से टीम इंडिया उभर भी पाती कि मैट हेनरी की गेंद पर हवा में उड़ते हुए डेनरी कन्वे ने एक सुपरमैन की तरह कैच लपक कर सरफराज खान को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां इस खिलाड़ी को भी अपना खाता खोलने का मौका नहीं मिला था। स्कोरबोर्ड पर केवल 10 रन ही बने थे और भारत के 3 धुरंधर वापस जा चुके थे। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस नहस हो चुका था। ऐसे में अब टीम इंडिया को संभालने के लिए मैदान में यशस्वी का साथ निभाने के लिए डिपेंडेबल ऋषभ पंत आए थे, जिनसे करोड़ों फैंस को बहुत उम्मीद थी। आते ही इस खिलाड़ी ने 2 रन लेकर अपना खाता भी खोल लिया था। टीम इंडिया मुश्किल में थी। जिस तरीके की बैटिंग अब तक हुई थी, ऐसा लगा था कि भारतीय टीम तो शायद 100 रन भी ना बना पाए। इससे शर्मनाक हमारे लिए और क्या होगा। इन दोनों को अब बेहद संभाल कर बल्लेबाजी करनी थी, क्योंकि एक गलती यहां से भारतीय क्रिकेट टीम पर भारी पड़ सकती थी।
इन दोनों को एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी, लेकिन बोलने में यह काम जितना आसान लगता है उतना था नहीं। रन बनाना तो दूर, अब तो गेंद का संपर्क बल्ले से कराना भी मुश्किल हो रहा था। 12 ओवर में टीम इंडिया केवल 13 रन बना पाई थी। यह टेस्ट मैच तो पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। 12.4 ओवर में केवल 13 रन टीम इंडिया बन पाई थी। तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश आ जाती है। हालांकि बहुत जल्द बारिश के बाद दोबारा जब मुकाबला शुरू होता है, तब आते ही पंत ने चौके से अपना खाता खोला और संभलकर बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। 16वें ओवर में सऊदी को आड़े हाथों लेते हुए जायसवाल ने एक और खतरनाक चौका बटोरकर अपने तेवर न्यूजीलैंड को दिखा दिए थे। 20 ओवर में टीम इंडिया ने 30 रन बनाए थे। अभी भी भारत दबाव में था। ये दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी विलियम ओ रोर्क की गेंद पर जायसवाल ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन वह केवल फील्डर को ढूंढ बैठे, जहां एजाज पटेल ने उनका कैच लपक कर टीम इंडिया को चौथा झटका दे दिया था, जहां यशस्वी 63 गेंद पर 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। तो दोस्तों, गरीबी में आटा गीला उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे केएल राहुल, जिनके पास मौका था टीम इंडिया के लिए सुपर हीरो बनने का, लेकिन उनकी खराब फॉर्म एक बार फिर उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी। जहां विलियम और रुक ने इस बार के एल राहुल को विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल के हाथों कैच आउट करवाकर आधी टीम इंडिया को केवल 33 रनों पर समेट दिया था। जहां अब टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बनकर पंत के साथ सर रविंद्र जडेजा मैदान में मोर्चा संभालते आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ, कोई अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। जी हां, इस बार मैट हेनरी ने रविंद्र जडेजा को भी बिना खाता खोले एजाज पटेल के हाथों कैच करवाकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। जहां लंच तक टीम इंडिया 23.5 ओवर में केवल 34 रन बना पाई थी और हमारे 6 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक चुके थे। लंच के बाद अब अश्विन ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए आए थे, लेकिन मैदान में खड़े भी हो पाते उससे पहले ही मैट हेनरी ने पहले ही गेंद पर अश्विन को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवाकर भारत के 7 धुरंधर ढेर कर दिए थे, जहां अश्विन भी खाता नहीं खोल पाए थे। पूरा स्टेडियम उदास और मायूस था, क्योंकि टीम इंडिया की हालत बद से बदतर हो चली थी। हालांकि एक तरफ से ऋषभ पंत लोन वॉरियर की तरह डट कर लड़ाई कर रहे थे। 20वें ओवर में एक बार फिर विलियम के खिलाफ पंत ने शानदार चौका लगाया और 25वें ओवर में टीम इंडिया को 39 रनों तक पहुंचा दिया। अब उनका साथ निभाने के लिए दूसरी तरफ कुलदीप यादव आए थे। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में मैट हेनरी ने ऋषभ पंत को भी पवेलियन भेजकर टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। जहां पंत 49 गेंद पर केवल 20 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो बैटिंग करने उतरे बुमराह को विलियम ओ रुक ने केवल 1 रन बनाकर पवेलियन चलता किया और यह हालत हो गई थी कि 27 ओवर में 40 रन ही बने थे और भारत के 9 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक चुके थे। अब मैदान पर आखिरी विकेट के लिए लड़ाई करने मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव मैदान में आए थे। सिराज ने आते ही एक खतरनाक चौका जड़कर न्यूजीलैंड को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों, उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। दूसरी तरफ से मैट हेनरी ने कुलदीप यादव को माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट करवाकर न केवल अपना पंजा खोला, 5 विकेट का आंकड़ा पूरा किया, बल्कि पूरी की पूरी टीम इंडिया को 31-2 ओवर में केवल 46 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था। इससे शर्मनाक भारत के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि वह न्यूजीलैंड जो पिछले 36 साल में भारत में एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाई थी, उसके सामने भारत के चैंपियन बल्लेबाज केवल 46 रन पर ही घुटने टेक गए थे। अब टीम इंडिया की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों पर थी दोस्तों। अब न्यूजीलैंड को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लेथम के साथ डेविन कनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। दूसरी तरफ टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड इस कदर हमला बोल देगी। जहां पहले ओवर से आते ही इन दोनों ने सीधा टेस्ट मैच को T20 में बदल कर रख दिया। टीम इंडिया को विकेटों के लिए तरस आ लिया और इतनी बेदर्दी से भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करी कि 17 ओवर में ही 67 रनों की खतरनाक ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दे दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत बड़ी मुसीबत में थी। हालांकि तभी कुलदीप यादव ने टॉम लेथम को LBW कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई।
जहां लैथम 15 रन बनाकर पेवेलियन लौटे, लेकिन दूसरी तरफ से कन्वे का बल्ला आग उगल रहा था। इस खिलाड़ी ने तूफानी अंदाज में चौके छक्के बरसाते हुए अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। टी ब्रेक तक न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 82 रन बना लिए थे एक विकेट के नुकसान पर। तो टी ब्रेक के बाद उनका साथ निभाने आए बिल यंग ने भी इसी अप्रोच को अपनाते हुए अपनी टीम को 28वें ओवर में एक के बाद एक 2 चौके, वह भी कुलदीप के खिलाफ जड़कर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी का ऐसा असर था कि 33 ओवर में न्यूजीलैंड 125 रन एक विकेट के नुकसान पर बना गई थी। उन्होंने टीम इंडिया पर 69 रनों की बड़ी बढ़त भी बना ली थी। ये दोनों बहुत तेजी से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी 27वां ओवर लेकर आए सर रविंद्र जडेजा ने बिल यंग को भी कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलवाई। जहां यंग 31 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो फिर सबसे बड़ी मछली डेवन कानवे को अपने जाल में फंसाते हुए रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया को राहत की सांस दिलवाई। जहां कानवे इस मैच में 105 गेंद पर सबसे बेमिसाल 51 रनों की खतरनाक पारी खेल गए। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे डेरी मिचेल और रचिन रविंद्र ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक घातक बैटिंग करते हुए टीम इंडिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी और 50 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को 180 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर बना लिया। जहां न्यूजीलैंड टीम इंडिया पर 134 रनों की लीड भी हासिल की थी। जहां रविंद्र 22 रन बनाकर नाबाद थे, तो मिशेल ने भी 14 रन बनाए थे। इसके बाद अंतिम ओवर में बुमराह, अश्विन और जडेजा का तूफान आया और न्यूजीलैंड की टीम के अगले 5 विकेट भारतीय टीम अब जल्द ही चटका लेगी और इस मैच में वापसी करके इस मैच को जीतेगी भी। अब देखना काफी दिलचस्प हो चुका है कि तीसरे दिन किस तरीके से भारतीय गेंदबाज टीम इंडिया को मैच में वापस लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सा गेंदबाज इस पारी में सबसे अधिक विकेट लेगा, बुमराह, अश्विन या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अपनी इतनी घटिया पूरी परफॉर्मेंस का जिम्मा उठाया है रोहित शर्मा ने। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने जिम्मा अपने कंधों पर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी विराट और केएल राहुल जैसे फ्लॉप खिलाड़ियों पर वो क्या कुछ कहकर गए, चलिए उनका चौंकाने वाला बयान आपको सुनाते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा इतनी बुरी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करते हुए अपने बयान में कहते हैं, सच बताऊं तो मुझे लगा था कि यहाँ पर सीमर्स को पहले सेशन के बाद ज्यादा मदद मिलेगी ही नहीं, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरा फैसला इतना घटिया रहेगा कि हम पहला सेशन भी ढंग से नहीं खेल पाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम की ताकत को मैंने मिसअंडरस्टैंड किया और उसी का नतीजा हमारे खिलाफ चला गया। ये पूरी तरीके से मेरा मिसजजमेंट था कि मैंने अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी इसलिए चुनी कि पिच फ्लैट रहेगी तो हम जबरदस्त तरीके से पार्टनरशिप बनाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों में वाकई में ताकत भरी हुई है, वो भी इतनी कि हम उनके सामने छोटे पड़ जाएं। दोस्तों, इसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि विराट कोहली, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए और सरफराज भी, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप उन्हें आगे खिलाएंगे? तो दोस्तों, हंसकर जवाब देते हैं रोहित शर्मा और कहते हैं, देखिए विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत मंझे हुए हैं, जो मैदान में आ जाएं तो अपनी टीम को जिताकर ही दम भरते हैं। और केएल राहुल की क्लास और सरफराज खान के आंकड़े आप उठा कर देख सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के नंबर से मैं छेड़छाड़ करना भी नहीं चाहता। ये जब चलेंगे तब न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ा कर रख देंगे। हाँ, मेरी गलती की वजह से हमने बल्लेबाजी चुनी, जिसके चलते हम एक अच्छा टोटल नहीं बना पाए और उसका कसूरवार मैं खुद को मानता हूँ। दोस्तों, ये होता है कप्तान और लीडर जो रोहित शर्मा जैसा हो, क्योंकि दोस्तों अपनी टीम पर इल्जाम मढ़ने की बजाय उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, रोहित और विराट कोहली में एक बेहतर खिलाड़ी और बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की इतनी घटिया बल्लेबाजी पर ना धोनी ने वो कारण बता दिए जिसके चलते भारत ने इतना गंदा प्रदर्शन किया है। और दोस्तों, भड़कते हुए धोनी क्या बोले, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि MS धोनी भड़कते हुए कहते हैं, हम चिन्नास्वामी स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी शान से खेलती है, लेकिन अफसोस आज के बाद ऐसा हो नहीं पाएगा। रोहित शर्मा भले ही बांग्लादेश से जीत गए हों, लेकिन वो ये कैसे भूल सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने उन्हें WTC हराया था। मुझे तो लगता है कि रोहित तैयार ही नहीं थे और उनके साथ साथ ऐसे 5 और कारण निकल कर आए हैं जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम इतनी बुरी तरीके से हार रही है इस मुकाबले को। दोस्तों, MS धोनी आगे भी भड़कते हुए अपने बयान में कहते हैं, रोहित ने तो घटिया कप्तानी की ही, लेकिन हार का सबसे पहला बड़ा कारण उनके ही फैसले में भी छुपा है।
वो पिच का क्या ही मुआयना करने आए थे। बल्लेबाजी चुनी, खुद ब खुद टिक नहीं पाए और उनकी मिस जजमेंट के चलते हर किसी को सफर करना पड़ा। हार का दूसरा बड़ा कारण होगा इस टीम का बल्लेबाजी लाइनअप का फ्लॉप होना। रोहित और जायसवाल नहीं चल पाए तो कोहली की जिम्मेदारी बनती है, सरफराज की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मिडिल ऑर्डर भी पस्त हो गया जिसके चलते प्रेशर बढ़ गया। तीसरा बड़ा कारण छुपा है राहुल, जडेजा, अश्विन। आपको टीम में मैच देखने के लिए नहीं बैठाया, रन बनाने होते हैं, 0 पर आउट होकर एक रिकॉर्ड नहीं बनाना होता। लेकिन अब सबने घटिया बल्लेबाजी कर अपनी काबिलियत को साबित किया है। हार का चौथा बड़ा कारण रहेगा हमारे गेंदबाजों का भी फेल हो जाना। 46 रन भले ही बने, लेकिन डिफेंड करते हुए आपने 134 रन की लीड पहले दिन में ही चढ़वा ली है और अभी तो 3 दिन का खेल बाकी है। न्यूजीलैंड की टीम इस तरीके से आप पर हावी होकर आपको हरा देगी। और पांचवा बड़ा कारण है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूरी टीम का न्यूजीलैंड को हल्के में लेना। ये कोई बांग्लादेश की टीम नहीं जिसे हराकर भारतीय क्रिकेट टीम बड़े आराम से घूम सकती है। ये न्यूजीलैंड की टीम है और रेड बॉल क्रिकेट में इन्हें आसानी में हल्के में ले लेना एक बड़ा डेंट मार जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर। दोस्तों, धोनी के एक एक कारण में वजन है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, रोहित के फैसले की गलती है या ये सबकी घटिया परफॉर्मेंस है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।